माइक्रोबैक्टीरिया के बारे में डिस्कस करना शुरू किया था। आज हम लोग बेसिकली उसके डायग्नोस्टिक पार्ट पे डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम लोग थोड़ा रिवीजन करके आगे बढ़ते हैं माइक्रोबैक्टीरिया के बारे में। माइक्रोबैक्टीरिया जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था, माइक्रोबैक्टीरिया बिलोंग्स टू फैमिली ऑफ माइक्रोबैक्टीरियेसी। क्या होते हैं ये? एसिड फास्ट बेसिलाई होते हैं। ठीक है, दे आर एसिड फास्ट। माइक्रोबैक्टीरिया क्या होते हैं, उनके पास क्या प्रॉपर्टीज होती है? दे आर एसिड फास्ट। एंड सेकंड क्या प्रॉपर्टी होती है? गुआनिन और साइटोसिन का कंटेंट जो होता है डीएनए का, वो माइक्रोबैक्टीरियम में क्या होता है? 60 to 70% के आसपास ये होता है। ठीक है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें माइक्रोबैक्टीरिया तो अगर हम लोग ग्राम स्ट्रिंग करेंगे तो दे आर स्लाइटली ग्राम पॉजिटिव, स्लाइटली कर्व्ड होते हैं, रॉड शेप्ड होते हैं, एरोबिक होते हैं और नॉन मोटाइल होते हैं। हम लोग जानते हैं कि अगर बैक्टीरिया मोटाइल होता है तो दे आर मोटाइल बाई फ्लैजला, लेकिन माइक्रोबैक्टीरिया के पास क्या होता है? फ्लैजला नहीं होता है, ये रॉड शेप्ड होता है, स्लाइटली कर्व्ड होता है और नॉन मोटाइल होता है। और दे कैन शो फिलामेंटस ब्रांचिंग लाइक फंगस, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड माइको। माइको टर्म क्यों दिया गया? बिकॉज दे कैन शो फिलामेंटस ब्रांचिंग एज वेल। इनके पास क्या होता है? इनके सेल वॉल में लिपिड रिच सेल वॉल होता है और दे कैन रिमेन डॉर्मेंट नॉन स्पोर फॉर्मिंग एंड कैन मल्टीप्लाई। अगर ये मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 से 2 में कन्वर्ट होने में, डिवीजन में कितना समय लगता है? लगभग दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड जनरेशन टाइम। जनरेशन टाइम कितना होता है इनके लिए? 18 से 24 घंटे। माइक्रोबैक्टीरियम के बारे में हम लोग डिस्कस करें तो माइक्रोबैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड हम लोग माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कॉम्प्लेक्स में, माइक्रोबैक्टीरियम लैप्री और नॉन ट्यूबरकुलोस माइक्रोबैक्टीरिया या एटिपिकल माइक्रोबैक्टीरिया भी बोलते हैं। और चौथा ग्रुप आता है सैप्रोफिटिक माइक्रोबैक्टीरिया के बारे में। तो माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस कॉम्प्लेक्स है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्यूबरकुलोसिस इन मैन। ठीक है, और माइक्रोबैक्टीरियम लैप्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग लेप्रोसी। ठीक है, और नॉन ट्यूबरकुलर माइक्रोबैक्टीरिया होते हैं वो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन कॉज करा सकते हैं। एग्जांपल है माइक्रोबैक्टीरियम कैंसेसी। माइक्रोबैक्टीरियम की सेल वॉल की बात करें तो माइक्रोबैक्टीरिया का सेल वॉल लिपिड रिच होता है और कवर्ड विद थिक वैक्सी मिक्स ऑफ लिपिड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। लिपिड्स में क्या होता है? लिपोपॉलीसैकेराइड और लिपोएराबिनोमैनन होते हैं। और इसमें माइकोलिक एसिड का कंटेंट जो है सेल वॉल में, वो कैरेक्टरिस्टिक होता है माइक्रोबैक्टीरिया के लिए। और ये लगभग 50% ऑफ द ड्राई वेट होता है सेल वॉल का। ठीक है, इसी के कारण क्या होता है? माइकोलिक एसिड के कारण क्या होता है? ये एसिड फास्टनेस जो होती है माइक्रोबैक्टीरियम की, वो माइकोलिक एसिड के कारण होती है। फिर हम लोग बैक्टीरियल सेल वॉल स्ट्रक्चर की बात करें तो हम लोग ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव और ट्यूबरकुलर माइक्रोबैक्टीरिया माइक्रोबैक्टीरियम की सेल वॉल को हम लोग देख सकते हैं। ये क्या है? ग्राम पॉजिटिव का सेल वॉल इस तरीके का होता है कुछ, ग्राम नेगेटिव में देखेंगे थोड़ा इस तरीके का थिक सेल वॉल, जबकि एसिड फास्ट माइक्रोबैक्टीरिया का सेल वॉल में क्या होगा? ये इतना थिक होगा, लगभग इनसे देख रहे हैं थिकनेस ज्यादा बढ़ जाती है और इसमें माइकोलिक एसिड और लिपिड का कंटेंट बढ़ जाता है। खासकर ये माइकोलिक एसिड इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ माइक्रोबैक्टीरिया। I think this slide is visible to everyone and is clear. ग्राम पॉजिटिव का सेल वॉल ग्राम नेगेटिव का सेल वॉल और एसिड फास्ट बैक्टीरिया का, माइक्रोबैक्टीरिया का सेल वॉल आप देख सकते हैं इसमें। ये ये पिक्चर क्या शो कर रही है? माइक्रोबैक्टीरिया का सेल वॉल। इसमें हम लोग देख सकते हैं कि 1 नंबर पे क्या है? ये क्या है? आउटर लिपिड। ये क्या है? आउटर लिपिड। ठीक है, 2 नंबर पे क्या है? ये माइकोलिक एसिड है, जिग जैग फॉर्म में पिंक कलर का जो है वो क्या है? माइकोलिक एसिड। यही माइकोलिक एसिड क्या होता है? माइक्रोबैक्टीरियम का एक कैरेक्टरिस्टिक जो है ये होता है माइकोलिक एसिड, जिसके कारण वो एसिड फास्ट होते हैं। 3 नंबर पे क्या है? कुछ पॉलीसैकेराइड्स होते हैं। ये पॉलीसैकेराइड की एक लेयर होती है माइक्रोबैक्टीरिया के सेल वॉल में। तो ये हो गया लिपिड का लेयर आउटर, फिर उसके बाद माइकोलिक एसिड का लेयर, फिर एक पॉलीसैकेराइड का लेयर, फिर उसके बाद चौथे नंबर पे क्या है? पेप्टिडोग्लाइकन का लेयर आता है। ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकन के बाद क्या होता है? 7 नंबर पे और 8 नंबर पे देखिए, 7 नंबर और 8 नंबर, ये क्या है? ये 8 नंबर हो गया। ठीक है, 7 नंबर पे क्या है? ये देखिए,
ये है फॉस्फोटिडाइल इनोसिटॉल, ठीक है। जबकि 5 नंबर पे क्या है, ये इतना थिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। ब्लैक कलर का जो दिख रहा है इतना क्या है 5 नंबर पे, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है माइकोबैक्टीरियम का वो है माइकोलिक एसिड, जो पिंक कलर का जिगजैग फॉर्म में है। इसी के कारण ये एसिड फास्ट होते हैं, एएफबी। एएफबी इसी कारण हम लोग इसको नाम देते हैं कि जेडन स्टेन जो हम लोग करते हैं उसमें पॉजिटिव आता है अगर, तो वो इसी कारण होता है, माइकोलिक एसिड के कंटेंट के कारण, जो कि सेल वॉल में होता है, ठीक है। ये सिमेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का सेल वॉल है, ठीक है। आई थिंक मोर क्लियर, ये ज्यादा क्लियर है, इसमें सब लेयर्स अलग अलग से डिस्क्राइब की गई हैं, तो आप इसको मेमोराइज कर सकते हो इसको देख के, ठीक है। अब हम लोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की पैथोजेनेसिस हम लोगों ने डिस्कस किया था। Majority of pathology of tubercular disease understood so far has been related to the host immune response to the infection, ठीक है। ज्यादातर जो ट्यूबरकुलोसिस का पैथोलॉजी है, उसकी डिजीज का पैथोलॉजी है, वो बिकॉज ऑफ होस्ट की, मतलब जो जिसमें बीमारी हो रही है, जिसमें इन्फेक्शन हो रहा है, उसके इम्यून रिस्पॉन्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो पैथोजन आल्सो प्लेज ए रोल इन इट्स ओन विरुलेंस, और माइक्रोबैक्टीरियम का विरुलेंस फैक्टर्स भी, वो भी रिस्पॉन्सिबल होता है। सब स्ट्रेन्स आर मोर पैथोजेनिक देन अदर्स, कुछ स्ट्रेन्स क्या होते हैं, ज्यादा विरुलेंस होते हैं, विरुलेंट होते हैं, ज्यादा पैथोजेनिक होते हैं, डिजीज कॉजिंग कैपेसिटी इनकी ज्यादा होती है कुछ स्ट्रेन्स की। नॉन विरुलेंस फैक्टर्स सबवर्ट होस्ट इम्यूनिटी, इंटरेक्शन ऑफ द टू इज क्रिटिकल टू अंडरस्टैंड द होल पिक्चर। मतलब होस्ट का जो इम्यून रिस्पॉन्स है और पैथोजन की, माइक्रोबैक्टीरियम की जो विरुलेंस फैक्टर है, दोनों का आपस में इंटरेक्शन जो है वो क्रिटिकल डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है फॉर द पैथोजेनिस या डिजीज कॉज करने में होस्ट में, ठीक है। अब नेचुरल हिस्ट्री की बात करें तो एक्सपोजर होता है, फिर हमारे बॉडी में एंट्री होती है, एक्सपोजर हुआ, इन्फेक्शन हुआ, और एक जो डेंड्राइटिक सेल्स होते हैं हमारे ब्लड में, वो इलिमिनेट कर देते हैं बैक्टीरिया को। अगर इलिमिनेट नहीं करते हैं तो टी सेल में इलिमिनेट हो जाता है, टी सेल और डेंड्राइटिक सेल्स में इलिमिनेट हो जाता है। अगर इनएबिलिटी टू कंट्रोल बैक्टीरिया तो क्या होता है, ये एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक। और कई सालों बाद क्या होता है, ये कुछ हो सकता है, कुछ इनिशियल इम्यून कंट्रोल हो जाता है बैक्टीरिया का, या तो फिर लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस में कन्वर्ट हो जाता है। लेटेंट मतलब हिडन, सिम्टम्स नहीं आते हैं लेकिन इन्फेक्शन आपके बॉडी में रहता है, लेकिन उसके सिम्टम्स नहीं आते हैं, उसको कहते हैं लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। या तो एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस हो सकती है, मतलब आपको लंग्स में इन्फेक्शन हुआ बैक्टीरिया से, माइक्रोबैक्टीरियम से, और फीवर आया, कफ हुआ, बलगम निकला, तो वो एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस कहलाती है। जबकि अगर सिम्टम्स नहीं है और माइक्रोबैक्टीरियम हमारे बॉडी में मल्टीप्लाई भी कर रहा है, हिडन स्टेज में है, तो उसको क्या कहते हैं, लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस। तो आइदर इट कैन बी लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस और इट कैन बी एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस। एक्टिवेशन बाद में भी हो सकता है, लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस डेवलप होने के बाद भी एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस हो सकती है डेवलप। तो पैथोजेनेसिस को हम लोग 3 स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हो सकता है इन्वेजन, दूसरा परसिस्टेंस। परसिस्टेंस क्या है, सेलुलर इम्यून रिस्पॉन्स इज एंगेज्ड, सेलुलर इम्यून रिस्पॉन्स जो है हमारे ब्लड का, वो एंगेज हो जाता है, उसमें इन्वॉल्व हो जाता है, और दैट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ ग्रेनुलोमा, ग्रेनुलोमा बच जाता है। बैक्टीरिया कैन बिकम इनर्ट और लेटेंट, ये लेटेंसी स्टेज में चला जाता है। और थर्ड स्टेज आता है रीएक्टिवेशन या सेकेंडरी एक्टिवेशन, जिसमें इंफ्लामेटरी रिस्पॉन्स, बैलेंस डिसरप्शन एंड टिश्यू डिस्ट्रक्शन, इनडायरेक्ट इफेक्ट ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स हो जाता है। तो पहला इन्वेड करेगा बैक्टीरिया, हमारे बॉडी में क्या किया, इंटर किया, और वो मल्टीप्लाई करने की कोशिश किया। दूसरा क्या किया, परसिस्ट किया वहां पे हमारे ब्लड में, बॉडी में हमारे। तीसरा स्टेज में क्या हो सकता है, वो रीएक्टिवेट हो गया, अगर लेटेंट स्टेज में चला गया है तो वो रीएक्टिवेट हो गया।
अब हम लोग ट्रांसमिशन को डिस्कस कर चुके हैं, कैसे ट्रांसमिट होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का, कैसे ट्रांसमिशन होता है। इट स्प्रेड्स बाय इट स्प्रेड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन वाया एरोसोलाइज्ड ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई। जब कफिंग स्नीजिंग करता है पेशेंट जिसमें एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस है, वो पेशेंट अगर कफ कर रहा है, स्नीज कर रहा है, तो एयर में देखेंगे छोटे छोटे ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई आ जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, ये एरोसोलाइज्ड माइक्रोबैक्टीरिया क्या होता है, दूसरे आदमी में जो कि साथ में खड़ा हुआ है या उसके साथ बैठा हुआ है या साथ में या आसपास है, एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, इनहेल करेगा इस बैक्टीरिया को, एरोसोलाइज्ड ड्रॉपलेट को, जिसमें कि बैक्टीरिया होते हैं माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। और इन्फेक्शन इज वाया इनहेलेशन ऑफ इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स। इन्हीं इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स के इनहेलेशन से क्या होगा, इन्फेक्शन हो सकता है दूसरे पेशेंट को भी, दूसरे पर्सन को भी। एक्सपेल्ड व्हेन एन इन्फेक्शियस पर्सन कफ्स, स्नीजेस और स्पीक्स। या तो कफ करने से इन्फेक्शियस पेशेंट जो है वो कफ कर रहा है, खांस रहा है, छींक रहा है, या बात करने के दौरान भी हो सकता है वो दूसरे आदमी को इन्फेक्ट कर दे बिकॉज ऑफ एरोसोलाइज्ड इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई। तो डॉट्स इन एयर रिप्रेजेंट, ये डॉट्स जो है एयर में क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट करते हैं ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई कंटेनिंग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, एक ने कफ किया, दूसरे ने क्या किया, ये इन्फेक्टेड है पहले से, और इसने कफ किया, और पास वाला व्यक्ति क्या किया, उसने इनहेल किया इस बैक्टीरियल क्या कहते हैं ड्रॉपलेट को, कह लीजिए ये इसने इनहेल कर लिया, तो इसमें क्या हो सकते हैं, इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं। तो ट्यूबरकुलोसिस का ट्रांसमिशन की बात करें तो प्रोबेबिलिटी दैट टीबी विल बी ट्रांसमिटेड डिपेंड्स ऑन इन्फेक्शियसनेस ऑफ पर्सन विद ट्यूबरकुलर डिजीज। ठीक है, एनवायरनमेंट इन विच द एक्सपोजर हैज ऑकर्ड, लेंथ ऑफ एक्सपोजर पे भी डिपेंड करता है कि कितने समय के लिए एक्सपोजर हुआ है। तो पहला तो होगा डोज ऑफ इन्फेक्शियसनेस, और दूसरा है किस वातावरण में वो एक्सपोजर हो रहा है। क्लोज्ड स्पेस में हुआ तो ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। अब कितने समय के लिए एक्सपोजर हुआ ये भी डिपेंड करता है, तो लेंथ ऑफ एक्सपोजर इज आल्सो इम्पोर्टेंट। चौथी क्या चीज हो जाती है, प्रोबेबिलिटी की डिजीज ट्रांसमिट हो जाएगी, वो है विरुलेंस या स्ट्रेंथ ऑफ द ट्यूबरकुलर बेसलाइन। ये चार चीजें डिटरमाइन करती हैं प्रोबेबिलिटी दैट ट्यूबरकुलोसिस विल बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अदर। द बेस्ट वे टू स्टॉप ट्रांसमिशन क्या हो सकती है, सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है, अगर किसी पेशेंट को हम जान रहे हैं कि पहले से ट्यूबरकुलोसिस है, कफ कर रहा है, वो स्नीच कर रहा है, और उसके कफ करने से बलगम निकल रहा है, और उसको फीवर भी आ रहा है, उसका वेट लॉस भी हो रहा है, तो हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, सस्पेक्ट कर सकते हैं कि उसको ट्यूबरकुलोसिस होगी, और ऐसे पेशेंट को क्या कर देना चाहिए, आइसोलेट कर देना चाहिए। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, प्रोवाइड इफेक्टिव ट्रीटमेंट टू इन्फेक्शियस पर्सन एज सुन एज पॉसिबल। जितनी जल्दी हो सके उस इन्फेक्शियस पर्सन को क्या करना चाहिए, ट्रीटमेंट दे देना चाहिए। अब हम लोग ज्यादातर ट्यूबरक्लोसिस के बारे में जो पढ़ते हैं वो पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस होती है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा पल्मोनरी साइट्स भी होते हैं वो इन्वॉल्व हो सकते हैं, जैसे कि लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, तो लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, और ऐसे ट्यूबरक्लोसिस जो कि लंग्स के अलावा और साइट्स पे हो रही है उनको बोलते हैं एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। जैसे कि क्या हो सकता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस हो सकती है, ब्रेन में क्या हो सकता है, मेनिंजेस को इन्वॉल्व कर दे, डायमीटर ड्यूरामीटर एरेक्वाइट जो भी है, तीनों जो मेनिंजेस है उसका इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, उनका इन्फेक्शन हो जाता है, तो हम लोग कहते हैं ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस। और कहाँ इन्वॉल्वमेंट हो सकता है ट्यूबरक्लोसिस का, प्लूरल ट्यूबरक्लोसिस हो सकती है, तो प्लूरेसी डेवलप हो जाएगी प्लूरल ट्यूबरक्लोसिस में। ठीक है, लंग्स के ऊपर जो प्लूरा एक कवरिंग होती है वो क्या होगी, वो भी इन्वॉल्व हो सकती है, इसको कहते हैं प्लूरल ट्यूबरक्लोसिस। और यह क्या हो सकता है, डिसेमिनेटेड मिलियरी ट्यूबरक्लोसिस हो सकती है, पूरे बॉडी में डिसेमिनेट कर जाए। और कहाँ हो सकती है, बोन्स में हो सकती है, जॉइंट्स में हो सकती है, और अगर ये स्पाइन में होती है तो ऐसी ट्यूबरक्लोसिस को बोलते हैं हम लोग पॉट स्पीसीज। तो दीज आर द साइट्स फॉर एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस के साइट्स हैं ये, कि ऐसी ऐसी जगह पे पल्मोनरी मतलब लंग्स के अलावा जो है कहाँ कहाँ पे ट्यूबरक्लोसिस हो सकती है। तो वो हो गया, ऊपर से शुरुआत करेंगे तो सबसे कॉमन क्या है, क्या हो सकता है, अगर ऊपर से शुरुआत करें तो मेनिंजाइटिस हो सकती है ट्यूबरकुलर।
ठीक है। फिर नीचे आएंगे तो प्लूरा इन्वॉल्व हो सकता है लंग्स का, वो प्लूरसी या प्लूरल ट्यूबरकुलोसिस। और क्या हो सकता है, बोन्स एंड जॉइंट्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, स्पाइन भी हो सकती है, जिसको पॉट्स डिजीज भी कहते हैं। रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं ट्यूबरकुलोसिस डेवलप होने के लिए? सबसे पहला है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में पॉवर्टी, गरीबी, होमलेसनेस, ठीक है, क्राउडिंग, अगर बहुत ही क्राउडेड प्लेस पे हम लोग रह रहे हैं, इम्यून सप्रेशन, किसी कारण से आपका इम्यून सिस्टम सप्रेस्ड है, एज हो सकता है, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स ले रहे हैं, कैसी ऐसी दवाएं कुछ ले रहे हैं जिसके कारण आपका इम्यून सिस्टम सप्रेस्ड हो गया है, ओवरऑल हेल्थ कैसी है, अल्कोहल लेता है कि नहीं लेता है, अगर अल्कोहल ले रहा है तो चांसेस बढ़ जाते हैं, स्मोकिंग करता है तो ट्यूबरकुलोसिस होने के चांसेस बढ़ जा रहे हैं, डायबिटिक है तो चांसेस बढ़ जा रहे हैं, टीबी विद इन लास्ट 2 years, पहले से पिछले 2 सालों में टीबी हुई है तो तब भी चांसेस है कि फिर दोबारा भी हो सकती है, एचआईवी को इन्फेक्शन है या जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, ये सब तो थोड़ा डाउटफुल है। लेकिन बाकी सब जो है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस जो है, क्राउडिंग है, एज है, इम्यून इम्यून स्टेटस है, हेल्थ केयर वर्कर है कि नहीं है, अल्कोहल पीता है कि नहीं, ठीक है, स्मोकिंग करता है कि नहीं, डायबिटिक है कि नहीं, दीज आर द रिस्क फैक्टर्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। अब इन्फेक्शन की डायनामिक्स के बारे में पढ़ेंगे तो फॉलोइंग इन्फेक्शन 5 to 10% ऑफ इंडिविजुअल्स विल डेवलप प्रोग्रेसिव क्लिनिकल डिजीज या प्राइमरी एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस, 5 से 10% लोगों में ही होता है। दैट मीन्स 90 to 95% ऑफ द पीपल ensuing immune response is effective and stops mycobacterium tuberculosis का ग्रोथ को। ज्यादातर पर्सन क्या करेंगे, वो 90 to 95% लोगों में क्या होता है, ट्यूबरकुलोसिस का ग्रोथ नहीं होगा और वो ट्यूबरकुलोसिस डेवलप नहीं होगी, या तो लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस में वो कन्वर्ट हो जाएगी। इफ द इम्यून रिस्पॉन्स इज कॉम्प्रोमाइज, रीएक्टिवेशन करना होता है। अगर किसी कारण से बाद में इम्यून सिस्टम आपका जो है कॉम्प्रोमाइज हो रहा है तो रीएक्टिवेशन हो सकता है ट्यूबरकुलोसिस की, ठीक है। तो साइट्स की बात करें तो इन्फेक्शन कहाँ होता है सबसे ज्यादा ट्यूबरकुलोसिस में? सबसे ज्यादा क्या कॉमन साइट है, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। 85% ऑफ ऑल ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट्स आर ऑफ pulmonary tuberculosis. Infection starts in the lungs but may spread to many parts of the body. Extrapulmonary tuberculosis generally is non-contagious, occurs more frequently in immunosuppressed persons. इसमें क्या होता है, lymph nodes इन्वॉल्व हो सकते हैं, जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्वॉल्व हो सकता है, लीवर, बोन्स एंड जॉइंट्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, मेनिंजेस इन्वॉल्व हो सकते हैं, ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस हो सकती है, स्पाइन में हो सकता है जिसको हम लोग पॉट्स स्पाइन बोलते हैं, इंटेस्टिनल ट्यूबरकुलोसिस हो सकती है, स्किन में होती है तो हम लोग उसको ल्यूपस वल्गैरिस कहते हैं, मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस या डिसेमिनेटेड ट्यूबरकुलोसिस भी हो सकती है। अब जो हम लोग डिस्कस करेंगे आज वो है डायग्नोस्टिक पार्ट की, हम लोग डायग्नोसिस कैसे बनाएंगे ट्यूबरकुलोसिस अगर हो गई है तो डायग्नोसिस में हम लोग सबसे पहले देखेंगे क्या स्पेसिमेन क्या कलेक्ट करेंगे, ठीक है। अगर पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है तो हम लोग क्या स्पेसिमेन कलेक्ट करेंगे, इन पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस स्प्यूटम कलेक्ट करते हैं, बलगम कलेक्ट करते हैं, 2 स्पेसिमेंस। एक तो पेशेंट जब दिखाने आया उसको कहते हैं स्पॉट, और एंड नेक्स्ट क्या करेंगे, अर्ली मॉर्निंग का बलगम हम लोग कलेक्ट कराते हैं, या तो अगर बच्चों में बच्चे है, छोटा बच्चा है तो उसमें गैस्ट्रिक एस्पिरेट भी हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं। तो ठीक है, स्पेसिमेन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि हम लोग डायग्नोसिस में स्पेसिमेन क्या लेंगे, तो बलगम लेंगे, अगर खांसी हो रही है बलगम निकल रहा है तो हम लोग बलगम लेंगे। उसमें क्या 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 स्पेसिमेन होगा, एक तो स्पॉट लेंगे तो तुरंत वाला ले लेंगे बलगम, और दूसरे दिन का अर्ली मॉर्निंग बलगम हम लोग बोलेंगे कलेक्ट करके आप दे सकते हैं। इन एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस में स्पेसिमेंस वेरी डिपेंडिंग ऑन द साइट। एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस में क्या करेगा, डिपेंड करेगा, जैसे कि ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस है तो हम लोग सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कलेक्ट कर सकते हैं। डाइजेशन, फिर हम लोग क्या करते हैं, डाइजेशन, डिकंटामिनेशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ स्पेसिमेन। जैसे बलगम वगैरह लिया तो उसको हम लोग डिकंटामिनेशन करते हैं, डाइजेशन करते हैं और कंसंट्रेशन करते हैं। पेट्रॉप्स मेथड एक होता है, ठीक है, जिसमें 4% सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं, या तो एक नाल्क मेथड होता है जिसमें एन एसिटाइल एल सिस्टीन और 2% सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं फॉर डिकंटामिनेशन एंड डाइजेशन। और फिर क्या कर सकते हैं हम लोग, डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी बाई एसिड फास्ट स्टेनिंग, हम लोग फिर उस स्पेसिमेन को क्या करेंगे, स्मीयर बना के स्लाइड पे और जेडन स्टेन करेंगे, जील निल्सन स्टेनिंग टेक्निक।
जिसमें कि लॉन्गर स्लेंडर बीडेड अपीयरेंस आएगा और पिंक कलर के दिखेंगे। अगर वो एसिड फास्ट हुए तो कैसे दिखेंगे? लॉन्ग स्लेंडर बीडेड लेस यूनिफॉर्मली स्टेन्ड रेड कलर एसिड फास्ट बेसिलाइ दिखेंगे। तो जेडन स्टेन कर सकते हैं हम लोग, किन्योन्स कोल्ड एसिड फास्ट स्टेनिंग कर सकते हैं। तो तीसरा क्या हो सकता है? ऑरामिन फिनॉल टेक्निक से हम लोग उसको स्टेन करके देख सकते हैं। तो ये 3 मेथड होते हैं कि हम लोग उसको कैसे विजुअलाइज करेंगे। स्पेसिमेन कलेक्ट कर, स्मीयर बनाया और फिर हम लोग जेडन स्टेन, किन्योन स्टेन और ऑरामिन फिनॉल स्टेनिंग करके देख सकते हैं। फिर हम लोग क्या दूसरा क्या मेथड यूज कर सकते हैं? कन्वेंशनल कल्चर मेथड। कन्वेंशनल कल्चर मेथड में हम लोग सॉलिड मीडिया यूज कर सकते हैं, जैसे कि लोवेंस्टिन जेंसन मीडिया, एलजी मीडिया भी बोलते हैं। इसमें कैसा ग्रोथ आता है माइक्रोबैक्टीरियम का? रफ टफ एंड बफ कलर। ठीक है, सॉलिड मीडिया लोवेंस्टिन जेंसन मीडिया पे रफ टफ बफ कलर का क्या होगा? माइक्रोबैक्टीरियम ग्रो करता है। लिक्विड मीडिया पे जैसे कि एग्जांपल है मिडिल प्रूफ 7H मीडिया, 7H9 मीडिया, ये क्या है? लिक्विड मीडिया है ट्यूबरकुलोसिस के ग्रोथ के लिए। दूसरा क्या यूज कर सकते हैं? ऑटोमेटेड कल्चर मेथड यूज कर सकते हैं, जो कि जिसमें 2 से 3 हफ्ते में ग्रोथ आ जाती है, जबकि कन्वेंशनल मेथड में ज्यादा समय लगता है, 4 से 6 हफ्ते लग सकते हैं। ठीक है, जबकि ऑटोमेटेड जो मेथड होता है उसमें जैसे एमजेट हो गया, बैकटेक हो गया, बैटरी अलर्ट हो गया, इसमें 2 से 3 हफ्ते में रिजल्ट आ जाता है। और बायोकेमिकल्स टेस्ट क्या क्या कर सकते हैं? बायोकेमिकल टेस्ट आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या क्या कर सकते हैं? नियासिन टेस्ट कर सकते हैं, जो कि माइक्रोबैक्टीरियम में पॉजिटिव आता है। नाइट्रेट रिडक्शन टेस्ट कर सकते हैं। पायराजिन अमाइड बेस टेस्ट कर सकते हैं। रेजिस्टेंट टू टीसीएच ये टेस्ट कर सकते हैं। सीरोलॉजी में क्या क्या टेस्ट करेंगे? एंटीजन डिटेक्शन कर सकते हैं, एंटीबॉडी डिटेक्शन कर सकते हैं। कुछ मॉलिकुलर मेथड्स भी हम लोग यूज कर सकते हैं, जैसे कि पीसीआर डिटेक्टिंग। ठीक है, पीसीआर से हम लोग डिटेक्ट करके देख सकते हैं, कुछ जीन्स हम लोग उसमें स्पेसिफाई करके डिटेक्ट करते हैं। पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कर सकते हैं टेस्ट। दूसरे मेथड क्या क्या यूज कर सकते हैं? लाइन प्रोबे से कर सकते हैं। ठीक है, एनिमल पैथोजेनिसिटी कर यूज करके देख सकते हैं यूजिंग गिनी पिग एंड रैबिट। अब हम लोग टीबी की डायग्नोसिस में देखें तो गोल्ड स्टैंडर्ड क्या है? कल्चर है। देखिए ये एलजी मीडिया पे ये ग्रोथ है, रफ बफ कॉलोनीज आर ड्राई होती है, रेज्ड होती है, इरेगुलर व्हाइट येलो। ऑफन डायग्नोसिस बेस्ड ऑन सिम्प्टोमेटिक प्रेजेंटेशन अलोन। persistence curve, fever, night sweats, weight loss, chest pain, fatigue, appetite, ये सब क्या होगा? These are the symptoms of tuberculosis. एबी स्पेयर करके देखिए इस तरीके का दिखता है ये माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। बहुत ज्यादा ये कल्चर से हम लोग डायरेक्ट स्टेन करके देख रहे हैं अभी, तो इस तरीके का दिखता है। देख रहे हैं डॉट, ये जो है सब एसिड फास्ट बेसिलाई पिंक कलर रेड कलर के दिख रहा है। ये हम लोग माइक्रोस्कोप पे देख रहे हैं तो ऐसा दिखेगा। एबी स्पेयर हम लोग करते हैं तो स्पीडो माइक्रोस्कोपी में उसकी लेस सेंसिटिविटी होती है, कम होती है, 22 से 64%। रेडियोग्राफी या चेस्ट एक्सरे करके देख सकते हैं। मॉलिकुलर अप्रोचेस में जीन एक्सपर्ट टीवी के देख सकते हैं। डायग्नोसिस लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस कैसे बताते हैं? लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस क्या होता है? डिफाइंड एज द प्रेजेंस ऑफ ट्यूबरकुलर टीबी स्पेसिफिक इम्यून रिस्पांस इन द एब्सेंस ऑफ क्लिनिकल सिम्टम्स। क्लिनिकल सिम्टम्स नहीं है लेकिन क्या है? इम्यून रिस्पांस दिख रहा है। तो हम लोग कौन से टेस्ट कर सकते हैं इसमें? लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस में ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट कर सकते हैं, है तो आईजीआरए इंटरफेरॉन गामा रिलीज ऐसे कर सकते हैं। ये 2 टेस्ट लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस की डायग्नोसिस के लिए चेक कर सकते हैं। ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट में हम लोग पीपीडी प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव, जो कि टीबी का एंटीजन होता है, वो हम लोग क्या करते हैं? हाथ पे प्लांटर फोर आर्म पे क्या होता है? फ्लेक्सर कंपार्टमेंट में ये जो है हम लोग इंजेक्ट करके देखते हैं और फिर इंड्यूरेशन देखते हैं, एडिमा देखते हैं। क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है? क्रॉस रिएक्टिविटी हो सकती है बीसीजी वैक्सीन के साथ, कैन नॉट डिस्टिंग्विश एक्टिव फ्रॉम लेटेंट, लो सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी, रीडर वेरिएबिलिटी हो सकती है। ये अच्छा नहीं होता है एचआईवी पेशेंट्स में अगर टेस्ट करते हैं तो। रिक्वायर्स मल्टीपल विजिट, 2 से 3 बार विजिट करना पड़ता है, एक बार लगवाने के लिए, एक बार चेक करवाने के लिए। 48 से 72 घंटे में ट्यूबरकुलिन टेस्ट जो होता है। ठीक है, ट्यूबरकुलर स्किन टेस्ट कर सकते हैं लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस के लिए। दूसरा है इंटरफेरॉन गामा रिलीज से, जो कि मेजर करता है इंटरफेरॉन गामा प्रोडक्शन इन होल ब्लड। ब्लड लेके उसमें चेक करते हैं हम लोग इंटरफेरॉन गामा।
in response to stimulation with Mycobacter tuberculosis antigens. ठीक है, ये टेस्ट क्या होता है, फायदा क्या होता है, वेरी बहुत स्पेसिफिक होते हैं, बेटर फॉर यूज इन बीसीजी वैक्सीनेटेड पॉपुलेशन, क्यूकर देन टीएसटी। ट्यूबरकुलर स्किन टेस्ट से तेजी से हो जाता है, स्पेसिफिक होता है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है, हाई बर्डन कंट्रीज में सेंसिटिविटी एज गुड एज टीएसटी कैन नॉट डिस्टिंग्विश एक्टिव फ्रॉम लेटेंट, और ये अच्छा नहीं होता है एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट्स। अब हम लोग एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स की बात करें तो फर्स्ट लाइन ड्रग्स होती है, सेकंड लाइन ड्रग्स होती है। फर्स्ट लाइन ड्रग्स में आइसोनाइजिन, राइफेम्पिसिन, पायराजेनामाइड, इथैम्ब्यूटल और राइफेब्यूटिन एंड राइफापेंटिन कह सकते हैं। सेकंड लाइन ड्रग्स में आती है स्ट्रेप्टोमाइसिन, साइक्लोसिरीन, अमाइनो सैलिसिलिक एसिड, थायोनामाइड, अमाइकासिन, कैप्रियोमाइसिन, लियोफ्लॉक्सासिन, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन एंड गैटिफ्लॉक्सासिन। ये सब क्या सेकंड लाइन ड्रग्स है। फर्स्ट लाइन ड्रग्स में ये है। एमडीआई ट्यूबरकुलोसिस क्या होती है, एमडीआई ट्यूबरकुलोसिस होती है आइसोनाइजिन और राइफेम्पिसिन से रेजिस्टेंट होता है, तो हम लोग उसको एमडीआई ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। और ट्रीटेड इसको हम लोग क्या करते हैं, सेकंड लाइन ड्रग से ट्रीट करना पड़ता है। एक्सडीआर ट्यूबरकुलोसिस क्या होता है, एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस इंक्लूड्स रेजिस्टेंट टू सेकंड एंड थर्ड लाइन ड्रग्स एज वेल। मतलब ये क्या होती है, सेकंड और थर्ड लाइन ड्रग से भी रेजिस्टेंट होती है। नो स्टैंडर्डाइज्ड ट्रीटमेंट अवेलेबल, कोई इसके लिए स्टैंडर्डाइज्ड ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। वैक्सीन के बारे में बात करें तो बीसीजी बैसिलस कैल्मेट एक एटेन्युएटेड माइक्रोबैक्टीरियम बोविस की वैक्सीन होती है। बीसीजी इज नॉट प्रोटेक्टिव, प्रोटेक्टिव बहुत ज्यादा नहीं होती है, प्रोटेक्टिव अगेंस्ट सीवियर इन्फेक्शन इन चिल्ड्रन लेस देन 2 इयर्स। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग आज का क्लास यहीं पे एंड करेंगे। थैंक यू।